गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, वेलकम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने स्टडी की है कीमो सेलेक्टिविटी, और कीमो सेलेक्टिविटी की जो गाइडलाइंस थी 1, 2, 3 गाइडलाइंस वहां पर अपन ने पढ़ी थी। और तो आज अपन देखते हैं गाइडलाइन 4। तो गाइडलाइन जो 4 है वो गाइडलाइन 4 ये बताना चाह रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 4 वन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप में रिएक्ट if the product is less reactive than the starting materials। यदि किसी कंपाउंड्स के अंदर टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हो और टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करे, और जब टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करता है तो वहां पर कीमो सेलेक्टिविटी क्रिएट होती है। और टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप तभी रिएक्ट करता है इफ द प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव। जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव होता है देन द स्टार्टिंग मटेरियल्स। यदि स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो मोर रिएक्टिव हो और जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो, उस कंडीशन में टू आइडेंटिकल ग्रुप में से एक जो ग्रुप है वो ही रिएक्ट करता है। आप इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं अपन इसको। जैसे कि आप यहां पर जानते हैं कि ये नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन है, इसका यदि अपन नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्राइटिंग मिक्सर के द्वारा, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, यहाँ पर नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन के द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रेशन होता है और इस तरीके से मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। ये जो मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है, यदि अपन इसका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके द्वारा यदि ये एक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ अपन इसको यूज में लेते हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर अपन इसको यूज में लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो नाइट्रो जो ग्रुप है वो टू नाइट्रो ग्रुप से है। और यदि अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दो नाइट्रो ग्रुप हैं उसमें से एक नाइट्रो ग्रुप है उसी का रिडक्शन होता है, दूसरे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो गाइडलाइन 4 है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक नाइट्रो ग्रुप का ही रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कीमो सेलेक्टिविटी है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि गाइडलाइन 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यूं देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल्स है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल्स और प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है नाइट्रो, और जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वहां पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिडक्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, और यदि एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो रिड्यूसिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, लेस जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव है, और यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है वो इन द रेफरेंस ऑफ रिडक्शन ये मोर रिएक्टिव है ना, और मोर रिएक्टिव होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टू आइडेंटिकल ग्रुप है उसमें एक आइडेंटिकल ग्रुप है उसी का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, और ये एक कीमो सेलेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से
तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी के द्वारा अपन इस तरीके के जो कंपाउंड्स का अपन फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि अपन इस कंपाउंड्स के द्वारा ये जो NH2 समूह है उस NH2 समूह का अपन डाई एजोटिजेशन कर सकते हैं, और डाई एजोटिजेशन के द्वारा यहाँ पर जो NH2 समूह है इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका डाई एजोटीकरण के द्वारा अपन यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो डाइएजोनियम साल्ट की होती हैं, उन रिएक्शनों को भी आगे अपन उसके द्वारा अपन किसी डाइज का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर अपन जानते हैं कि इस डिस्कनेक्शन अप्रोच में अपन ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल से है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, जो स्टार्टिंग मटेरियल से है वो किन किन तरीके के कंपाउंड से बनता है। तो ये जो डाइज हैं, तो डाइज का जो डिस्कनेक्शन है वो भी अपन इस तरीके से देखेंगे। तो इस तरीके के कंपाउंड्स हैं और इसकी हेल्प से अपन इस तरीके के जो डाइज हैं उनका सिंथेसिस करने में अपने को हेल्प मिलती है। आप एक एग्जांपल देखिए और इस एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से काम में आते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक एनालिसिस देखिए, इस जो गाइडलाइन 4 है, इस गाइडलाइन 4 के द्वारा अपन देखते हैं ये एक कंपाउंड है जो डाइज है। यहाँ पर इस तरीके से ये डाई है एक तरीके की, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ये और इसके अंदर अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके से ये एक डाइज है। यहाँ पर ये जो डाई है इसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये एक एक्टिव इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड से है, और दूसरा यहाँ पर अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि यहाँ पर N2+ डाइएजोनियम, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर इस कंपाउंड्स की और इस कंपाउंड्स की जब कपलिंग रिएक्शन होती है तो उस कपलिंग रिएक्शन के दौरान अपने को इस तरीके से यहाँ पर ये कपलिंग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे इसकी जो अपन कपलिंग रिएक्शन है वो आप कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये कंपाउंड्स है ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये SO3H, और इसकी रिएक्शन है वो अपन इस तरीके से यहाँ पर डाइएजोनियम साल्ट इसके द्वारा करवाते हैं। यहाँ पर ये डाइएजोनियम साल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऐसे, तो ये OH समूह है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन इज मोर रिएक्टिव, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट होती है तो ये यहाँ पर जाकर के यहाँ पर अटैक, और ये यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्रिएट होगी, और इस न्यूक्लियोफिलिसिटी क्रिएट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो पोजीशन का कार्बन है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। और इस अटैक के बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर ये SO3H, और यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, तो ये जो कार्बन एटम है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये जो है समूह ये NO2 है ना यहाँ पर मेटा पोजीशन पर, तो ये NO2, और यहाँ पर आप देखोगे कि O+H, और यहाँ ये जो है चार्ज, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन,
तो यह जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से रिलीज होकर के ये इस तरीके से यहाँ पर वापस ये स्थिति आएगी। तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन क्रिएट होगा और एरोमेटाइजेशन क्रिएट होगा तो ये इस तरीके से OH ग्रुप। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो एक कपलिंग रिएक्शन है और उस कपलिंग रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो कपलिंग रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जो मोर एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो डाइएजोनियम जो साल्ट है उसके साथ में रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो OH है वो अपनी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके का जो डाइज है उस डाइज के लिए ये दो हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे और ये दोनों जो रिएक्शन है ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में रिएक्ट होकर के इस तरीके के जो डाइज है उस डाइज का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में मैं ये बताने जा रहा था ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के किस तरीके से डाइज का फॉर्मेशन करेंगे ये आप इस कपलिंग रिएक्शन के द्वारा इसको इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद में मैं ये बता रहा था कि जो अपने जो कीमोसेलेक्टिविटी जो रिएक्शन है और कीमोसेलेक्टिविटी की जो गाइडलाइन 4 है उस गाइडलाइन 4 में आपने जो स्ट्रेटेजी काम में ली है कि जो टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट होता है और उस रिएक्ट होने से इस तरीके का कंपाउंड्स हैं जैसे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के केस में इस तरीके से अपने को जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है ना, मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होती है। तो ये जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है इसका जो फर्दर यूज है इसका अपन यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो डाइएजोनियम साल्ट है वो अपन इस तरीके के कंपाउंड्स के द्वारा इनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर NH2 समूह है और इसकी जो रिएक्शन है वो आप जानते हैं कि यदि इसकी रिएक्शन आप HNO2 के साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करवाते हैं तो ये इस तरीके का कंपाउंड है ये डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये डाइएजोनियम साल्ट है वो इस तरीके के जो एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन है उस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऐसा जो कंपाउंड्स है उसका अपन इस तरीके से फर्दर यूज में लेकर के और इस तरीके से डाइज सिंथेसिस में ये जो कीमोसेलेक्टिविटी की जो गाइडलाइन 4 है उसका अपन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और इस तरीके की जो सिंथेसिस है उसमें अपन इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपन काम में लेते हुए यहाँ पर इस तरीके के जो डाइज है उसको अपन इजीली से सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसको यदि अपन इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से अपने को ये नैप्थोल प्राप्त होता है और यहाँ पर ये OH, ठीक है, और यहाँ पर ये CS फॉर्मेशन होगा। तो आप जानते हो कि ये इस तरीके से जो नैप्थोल है उसका यदि अपन सल्फोनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर SO3H सल्फोनिक समूह इस तरीके से जुड़ जाता है और इसका जो फर्दर अपन रिडक्शन करवाएंगे तो इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये जो डिस्कनेक्शन है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं जो अपन को गाइडलाइन 4 के मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के एग्जाम्पल से जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसको अपन इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसका फर्दर डिस्कनेक्शन होगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये NO2 और यहाँ पर इस तरीके से ये NO2, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और इस रिडक्शन में कीमोसेलेक्टिविटी क्रिएट हो रही है क्योंकि यहाँ पर टू आइडेंटिकल में एक ही आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट कर रहा है और कीमोसेलेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो ये कीमोसेलेक्टिविटी है वो गाइडलाइन 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनसे अपन इस तरीके से सिंथेसाइज करते हुए ऐसे जो डाइज होते हैं उनका अपन इजीली इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कीमोसेलेक्टिविटी की गाइडलाइन 4 है उसके अंदर अपने को ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल्स। इन दिस कंडीशन वन फंक्शनल ग्रुप इज रिएक्ट इफ देयर आर टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। यदि वहां पर दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हैं तो केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है इस कंडीशन के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप ये गाइडलाइन 4 के बाद में अपन देखते हैं गाइडलाइन 5। तो गाइडलाइन जो 5 है उसके अंदर देखिए गाइडलाइन 5 के अकॉर्डिंग वन ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में रिएक्ट विथ
one equivalent of reagent using the statistical effect, and this is guideline follow only when the identical group must be identical and must be separated from one another. ठीक है, तो इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि दिस इज अनरिलायबल मेथड, ये अनरिलायबल मेथड है, ऐसा मतलब होना सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, परंतु ये तब पॉसिबल हो जाता है, बट इट इज सक्सेसफुल, ये तभी सक्सेसफुल होता है, इट अवॉइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये एक तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को अवॉइड करे एंड द आइडेंटिकल ग्रुप मस्ट बी आइडेंटिकल and the identical group must be identical and must be separated from one another, और एक दूसरे से सेपरेट हो, और जो ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, टू ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, जो टू ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। इसको एक एग्जांपल से आप इसको अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH और इस तरीके से है, यहाँ पर इस ग्रुप में ये डायोल है, और डायोल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू ग्रुप्स हैं, OH दोनों ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो रिजेंट है, जैसे मान लीजिए मैं NaOH यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, क्षार की काम में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप यहाँ पर यूं देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर O- और Na+, तो यहाँ पर सोडियम साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही रिएक्ट हो रहा है, और यहाँ पर मोनोएनाइन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये मोनोएनाइन है, ये जो प्राप्त हो रहा है उसका ये है कि अपन वन इक्विवेलेंट लेंगे। जब ये वन इक्विवेलेंट है तो इनका जो रेशियो है ये 1:1 अपन लेते हैं, तो इस तरीके से ये जो स्टैटिकल इफेक्ट है उसके द्वारा यहाँ पर दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में से एक आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करता है, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं करता है। और यदि यहाँ पर अपन फर्दर इसका यदि अपन एल्काइलेशन का देखें अपन, तो जैसे EtBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस तरीके से OH और यहाँ पर ये OET, तो इस तरीके से अपने को ये ईथर है वो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप ये जो चीज देख रहे हैं, यहाँ पर ये कीमो सेलेक्टिविटी की रेट हो रही है, और कीमो सेलेक्टिविटी में आप देख रहे हैं कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, आपने पढ़ रखा है कि जब दो फंक्शनल ग्रुप हों और एक फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करें तो वहां पर कीमो सेलेक्टिविटी अराइज होती है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि केवल एक फंक्शनल ग्रुप ही, तो ये केवल इसी वजह से यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, वो है स्टैटिकल इफेक्ट। और स्टैटिकल इफेक्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस ले रहे हैं, बेस यूज में ले रहे हैं, वो बेस लिमिटिंग अमाउंट में है, वन इक्विवेलेंट में है, और वन इक्विवेलेंट में होगा तो यहाँ पर एक ही OH यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो OH हैं तो इसके यहाँ पर तो इसके लिए कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो 2 मोल की बजाय यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, 1 मोल ही ले रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर एक OH है वो ही रिएक्ट करता है और इस तरीके से ये रिएक्शन देता है। तो इस तरीके की ये जो गाइडलाइन है वो कीमो सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गाइडलाइन 4 है और गाइडलाइन 5 है, उन दोनों गाइडलाइनों में ही जो टू ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, और टू ग्रुप्स जो आइडेंटिकल हैं उसमें जो एक ग्रुप है वो ही रिएक्ट कर रहा है, और दोनों गाइडलाइंस हैं उनकी अलग अलग कंडीशन है। जैसे जो गाइडलाइन 4 है उसमें
वन फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग मटेरियल से लेस रिएक्टिव होता है, और यहाँ पर वन फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अपन जो रिजेंट ले रहे हैं वो रिजेंट वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, जिसके कारण से दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको रिएक्शन करने के लिए वहां पर रिजेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण से इसको अपन स्टैटिकल इफेक्ट कहेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो किस प्रकार से स्टैटिकल इफेक्ट के द्वारा यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है और जो कीमोसेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से आप गाइडलाइन 4 और गाइडलाइन 5 ये कीमोसेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करती हैं। थैंक्स।